तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज स्मैकडाउन का दिन है और स्मैकडाउन के बारे में बहुत ज़्यादा बुरी बातें होने वाली हैं, तो सिर्फ आपको वेट करना है तब तक का जब तक मैं आपको बात बताऊंगा जॉन सीना से रिलेटेड और डब्ल्यूडब्ल्यू और टीकेओ को लेके जो जलने वाली है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज स्मैकडाउन की भी बात करेंगे, साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और देखो, स्मैकडाउन के रिव्यू को बहुत ज़्यादा मैं शॉर्ट रखने वाला हूँ, सिर्फ ऐसे कि आपको पता चल जाए कि पूरे शो में क्या हुआ है, ताकि आपका वो जो वीक बाय वीक स्टोरी है वो आपके दिमाग में घुसी रहे। बाकी यार देखो, मेरा तो डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज़ देखना लिटरली ऐसा लगता है कि सिलेबस के जैसा काम है, कि भले ही ये वाला चैप्टर मुझे पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग में बहुत ही छोटे में बताने वाला हूँ, ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि इतना डिटेल में जाने के लिए कुछ है भी नहीं। और मैं स्मैकडाउन के बारे में आज बुराई भी नहीं करने वाला, क्योंकि अब पता चल गया है कि अच्छा, स्मैकडाउन के जो शोज हैं वो कुछ ऐसे होने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, ड्रू मैकिंटायर एसयूवी से निकल के आते हैं और वहां पे निक ऑल्डिस उनको वही बोल रहे होते हैं कि भाई तू सस्पेंडेड बंदा है, तू कैसे निकल के आ रहा है। तो वो बोलते हैं भाई वॉर गेम्स में मैच कर तो लिया। तो निक ऑल्डिस कह रहा है भाई कर लिया तो कर लिया, वो तो पॉल हेमन की सेटिंग की वजह से था, चल तो यहां से जाकर निकल ले। अब ड्रू मैकिंटायर जब जाने लगते हैं तो उसी एसयूवी के अंदर, एसयूवी तो नहीं थी वैसे, वो पिकअप ट्रक जैसा होता है जहां पे आप सामान रख सकते हो, वैसा वाला था। तो उसमें से पीछे कोडी रोड्स निकल के आते हैं और वो कैमरा एंगल थोड़ा सही सा लगा था कि जैसे एकदम से कोडी रोड्स निकल के आए। उन्होंने फिर वहां पे उनको मारना शुरू कर दिया और ड्रू मैकिंटायर को फिर वहां से भागना पड़ जाता। कोडी रोड्स को भी उन्होंने पकड़ के रखा, भाई ये कहीं कुछ तबाही ना ले आए ड्रू मैकिंटायर के साथ। और देखो, कोडी रोड्स की इस चीज़ को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू में ऐसे कैरेक्टर्स बचे नहीं है जो कि अपने कैरेक्टर को इस तरीके से प्ले करें जो कि रियल लगे। देखो, डब्ल्यूडब्ल्यू एक स्क्रिप्टेड शो है, लेकिन जब आपको किसी कैरेक्टर को देख के ऐसा लगने लग जाए कि भाई ये तो सच में ही इस बंदे के पीछे पड़ा है, तो समझ लो उसने पीक स्टोरी टेलिंग करी। और वो काम कोडी रोड्स ने आज अपने प्रोमो में किया। अब उन्होंने कॉकरोच भी कॉल कर दिया ड्रू मैकिंटायर को कि कैसे ये हर कोई इसको भगाना चाहता है, लेकिन ये कुछ भी करके आ जाता है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू हमको पता चल रहा है यहाँ पे ये जो कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी है उसको वो तगड़ा बनाना चाह रही है। तो ऐसे करके कोडी रोड्स का प्रोमो था, ठीक चीज़ थी, इसकी कोई ज़्यादा बुराई नहीं कर सकते। कोडी रोड्स की उल्टा यहाँ पे बहुत तारीफें करनी पड़ेंगी कि ऐसा कैरेक्टर वो प्ले कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं कि इस वाली स्टोरी लाइन में फैंस उतना इंटरेस्ट लें, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। जबकि अगर इसको अच्छा बुक किया होता तो कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर में इंटरेस्ट बहुत हाई लेवल पे होता। इसके बाद शो पर इलिया ड्रैगनोव का मैच था यूएस चैंपियनशिप के लिए कार्मेलो हेस के अगेंस्ट में, तगड़ा मैच था। इलिया ड्रैगनोव के मैचेस अच्छे ही होते हैं, लेकिन अगेन यूएस चैंपियनशिप ओपन चैलेंज के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, मैं आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता ही चुका हूँ। चांपा के इस मैच में इन्वॉल्वमेंट डिस्ट्रैक्शन हो जाती है और एंड में अपना एच बॉम्ब फिनिशर हिट करके इलिया ड्रैगनोव ने यहाँ पे जो चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लिया। वो बैक स्टेज इतनी बार टीज तो करते हैं वो कि ये जो टामा टोंगा पड़े हुए हैं इलिया ड्रैगनोव के पीछे, लेकिन पता नहीं वो वाली स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू एक्चुअल में शुरू कब करेगी। इसके बाद शो पर मैच एक कायरी सेन वर्सेस एलेक्सा ब्लिस का भी था। एंड का जो फिनिशिंग वाला सीक्वेंस है वो सही लगा मुझे। वो कायरी सेन अपना ऐसे इनसेन एल्बो मारते हैं, लेकिन उतनी देर में ही एलेक्सा ब्लिस खड़ी हो गई और उन्होंने अपना जो फिनिशर है सिस्टर एबिगेल उसको हिट किया, मैच वो जीत जाती। लेकिन भाई क्या नकली चीज़ देखी मैच के एंड में, क्योंकि एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट को ऐसा दिखाना होता है कि मैच जीतने के बाद उनको पता नहीं कि पीछे से आगे लैश लेजेंड और नाया जैक्स ने कब अटैक कर दिया, लेकिन शार्लेट फिर पीछे ही देखी रह गई और उनके बिल्कुल साइड में दिख रहा है कि उनको दिख गया है कि नाया जैक्स वहां पे। लेकिन अब एक्ट तो करना ही है कि भाई हमको तो पीछे से आके मार पड़ी है, तो उन्होंने फिर घूम के ऐसे, मतलब बहुत नकली सही लगा वो देखने में। उसके बाद लैश लेजेंड और नाया जैक्स ने सबको उड़ा दिया और वो स्टैंड टॉल करते हैं और बता रहे हैं कि भैया अब उनको ये जो चैंपियनशिप है वो चाहिए। बाकी जैसा हमको जॉन सीना के सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए भी पता चला है कि वहाँ पे एक मैच नहीं मल्टीपल मैचेस होंगे, एनएक्सटी वर्सेस मेन रोस्टर के सुपरस्टार के एग्जीबिशन वाले। तो ये कंफर्म हो गया कि ओबा फेमी और रिकी सेंट्स के बीच में से जो भी जीतने वाला है वो कोडी रोड्स को फेस करेगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। तो ये करके वही है कि जो जॉन सीना इस कम्युनिटी को वापस देना चाह रहे हैं चीज़ें कि भाई मैं भी एक्सपोजर दूंगा अपने शो के नाम पे नए नए आने वाले टैलेंट्स को। तो ये वो वाला काम था। तो पता चल गया कि आई थिंक चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं होगा, क्योंकि होगा भी क्यों, पता है इस मैच का जो आउटकम है वो क्या होगा। जेड कारगिल एल्बा फायर के बीच में मैच था, इसको जेड कारगिल जीत जाती हैं। फिर आता है सोलो सिकोवा का एक प्रोमो, और इस प्रोमो में जितना ही क्राउड ने घटिया काम किया उतना ही बढ़िया काम सोलो सिकोवा ने किया। सोलो सिकोवा ने कुछ पर्सनल बना दिया है इस वाइट सिक्स और एमएफटी वाली फ्यूड को, और ये चीज़ ऐसा लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा लेट, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट से करे, इसको उन्होंने शुरू में करना चाहिए था। वो क्या बोलते हैं सोलो सिकोवा, कहते हैं कि देख जो पहले उसका था, यानी वो ऐसे स्काई में ऐसे फिंगर अपनी पॉइंट करके बोलते हैं, ब्रे वाइट का जो था वो अब तेरा है अंकल हाउडी और वो मेरा होने वाला है। और ये भी कहते हैं कि डिजर्व नहीं करता अंकल हाउडी वाइट वाला नेम, जो कि मतलब वो ये बोलना चाह रहे थे कि भाई ये जो तेरे आगे नेम लगा हुआ है इसको तो डिजर्व नहीं करता।
थोड़ा ऐसा दिखाना चाह रहे थे कि भाई जैसे कि ये वाइट नेम की वजह से ही तू चल रहा है, तो ऐसे करके सोलो सिकोआ ने बोला कि मेरी फैमिली से तूने गलत पंगे ले लिए। इसके बाद ये भी थोड़ा मुझे अजीब ही लगा कि देखना सोलो, क्योंकि इनको ऑब्वियसली वो स्पॉट करना था कि अंकल हाउडी और सोलो सिकोआ रिंग में है, तो सारी की सारी एमएफटी चली जाती है और सोलो सिकोआ वहाँ पे बकवासबाजी कर रहे हैं। तो पता चल गया था कि बत्तियां बुझने वाली हैं, बत्तियां बुझती हैं, उसके बाद बत्तियां जब खुलती है तो अंकल हाउडी निकल के आते हैं। उन्होंने घेरा हुआ था उनको, और इस साइड से फिर एक तरफ एमएफटी खड़ी होती है, एक साइड से वाइट 6 खड़े होते हैं। उसके बाद इनके बीच में ब्रॉल हो जाती है, और वो एक अच्छा थोड़ा मूवमेंट दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे, जब एरिक रोवन जो वैसे ही बहुत लंबा चौड़ा आदमी है उसके सामने जब टाला ठोंगा खड़ा हुआ, भाई वो और ज़्यादा लंबा चौड़ा लग रहा था। अगर यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू इसको अच्छा बनाना चाहे तो बहुत अच्छी पोटेंशियल है, बट आई हाईली डाउट डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाली स्टोर लाइन के साथ क्या करेगी। और शो के मेन इवेंट में फिर मैच था एले नाइट वर्सेस गुंथर के बीच में, और इस मैच में जो भी सुपरस्टार जीतेगा वो फेस करेगा जॉन सीना को एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, और वो होगा जॉन सीना का लास्ट ओपोनेंट। बहुत ही मैच को डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा बुक किया था कि फैंस बिल्कुल एज पे रहेंगे, और एंड में जाके फिर जो इस मैच में विक्ट्री है वो गुंथर को मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने टैप आउट करवाया है एले नाइट को। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आप टैप आउट करवा रहे हो और फिर अब गुंथर ने प्रोसीड कर लिया। तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जो मैच होगा जॉन सीना का वो है अगेंस्ट गुंथर। ये मैंने आपको पूरी स्मैकडाउन की कहानी बता दी। आज मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि इस शो को मैं कितना रेट करने वाला हूँ, क्योंकि जब तक मुझे नहीं लगता कि शो का स्टैंडर्ड कुछ ऐसा होने वाला है कि आप बोलो कि भाई आपको शोज को ट्यून इन करना चाहिए। एक आध शो कभी समझ में आता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन अब काफी महीनों से ये कहानी हो चुकी है। तो अभी स्मैकडाउन के रिव्यू को इसी तरीके से देखने वाले हैं। मैं इसको तभी तक रेट भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो क्या फायदा हर बार इसकी रेटिंग जो है नीचे पहुंचा देने का। शो में डब्ल्यूडब्ल्यू एफर्ट नहीं डाल रही, कुछ वाव मूवमेंट नहीं है, वो हर बार का स्मैकडाउन का ड्रामा है। लेकिन अब बात करते हैं जॉन सीना की। उनका लास्ट मैच होने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में गुंथर के अगेंस्ट में, और एक अनाउंसमेंट भी मैं आपके लिए कर देता हूं। और अनाउंसमेंट ये है कि जॉन सीना के इस लास्ट मैच को देखने के लिए, इसको हम फैंस के लिए भी मेमोरेबल बनाने के लिए जो बैठक इवेंट है वो हम इस वाले शो के लिए करने वाले हैं। और देखो बहुत ही लिमिटेड है इस वाले बैठक इवेंट का पर्पस, इस बार सिर्फ इतना ही है कि जॉन सीना का, क्योंकि लास्ट मैच है, हम बहुत सारे जॉन सीना के फैंस हैं, तो वो एक मूवमेंट बनाना है साथ में, अगर उसको मिलके देखते। बहुत ही लिमिटेड ही मैं इसको रखने वाला हूँ सीट्स के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैपेसिटी भी नहीं है। एक पूरा विला या फार्म हाउस सा ही मैंने ऑलरेडी उसकी प्लानिंग कर ली है, और जैसे ही होगा तो मैं आपको वो बता दूंगा। आई थिंक उस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे मैं चीज़ ऐसे शेयर कर सकूँ कि ज़्यादा लोग, मतलब क्योंकि भाई ऑब्वियसली सीट्स वहाँ पे उतनी है नहीं। तो ये जिस मैंने आपको बता दिया कि बैठक इवेंट हम कर रहे हैं जहाँ पे मिलके जॉन सीना के लास्ट मैच को हम लोग साथ में देखने वाले हैं, उसी फॉर्मेट की तरह की, जैसे रात में सारे लोग आ जाएंगे, उसके बाद सारी एक्टिविटीज़, एंड देन उसके बाद जॉन सीना का सारी एक्टिविटीज़, मतलब कि वो जो डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड हम एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अब जॉन सीना ने बोला क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। तो जॉन सीना ने रिंगर के साथ पॉडकास्ट में ये बोला, मेरा अभी भी दिमाग खराब हुआ मैं जब से मैंने इस बात को सुना है। रिंगर के साथ पॉडकास्ट में ये बात बोली जॉन सीना ने कि मैं नहीं चाहता था कि 36 डेट्स पर मैं अपने आप को इस फेयरवेल टूर में फीचर करूं, या मैं सिर्फ 36 डेट्स पर ही आऊं। मैंने ओरिजिनल आइडिया दिया था, गेस व्हाट, 220 दिनों का, कि इतनी अपीयरेंसेस करेंगे वो डब्ल्यूडब्ल्यू शोज के लिए। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने बोला कि नहीं, इतनी डेट्स की हमको ज़रूरत नहीं है, जो बेस्ट चीज़ है वो सिर्फ 36 डेट्स का होगा। तो वो जो जॉन सीना का आइडिया था वो स्क्रैप हो गया, और सिर्फ 36 डेट्स पर ही हमको जॉन सीना दिखे हैं, जिसमें से 35 डेट्स उनकी ऑलरेडी हो चुकी है। भाई ये सुनते ही लोगों ने, लिटरली मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऐसे पोस्ट है इसके नीचे जब लोग गाली दे रहे हैं ट्रिपल एच को, जब लोग गाली दे रहे हैं टीकेओ को, तो उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन है, ज़्यादा लाइक्स हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा भाई जॉन सीना जब खुद से आके तुमसे बोल रहा था कि तुम इतनी डेट्स पर वो आ जाएगा, तुमने सिर्फ 36 डेट्स के लिए बुक किया। थोड़ा सा मुझे जॉन सीना की भी बात यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टिंग लगी, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू वैसे वर्क नहीं करता जैसे पहले करता था, तो थैंक गॉड। तो मुझे नहीं समझ में आया कि अगर आप खुद आइडिया लेके जा रहे हो 220 डेट्स का, तो उसके बाद अगर आपको मना भी कर दिया गया तो अब उसमें थैंक गॉड क्यों बोल रहे हो? आपका ही तो आइडिया है। तो शायद वो डब्ल्यूडब्ल्यू की भी इमेज यहाँ पे टीकेओ की, ट्रिपल एच की थोड़ा सा बचाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर देखो अगर 220 डेट्स पर आते जॉन सीना तो क्या क्या और चीज़ें हो सकती थी, कौन कौन से लाइव इवेंट के मूवमेंट्स आ सकते थे। एक ही साल तो था भाई जॉन सीना के पास आखिरी वाला, उसमें कर लेते तुम अच्छे से बुक। एक आई थिंक जो चीज़ के बारे में भी लोग बात नहीं कर रहे वो है कि जॉन सीना ने बिना इंजरी के अपने इस फेयरवेल टूर में अब तक काम किया है, और अब तो लास्ट मैच है, तो आप कह सकते हो सारा मामला सेफ है। तो मे बी एक वो इंजरी होने का एंगल हो सकता था कि भाई क्या पता उनको हो जाए, लेकिन
ये तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है कि जब सामने से बंदा बोल रहा है और तुम उसके बाद 36 डेट्स ही उनको देते हो, जबकि वो 220 हो सकती थी। क्या आपका इसके ऊपर थॉट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस फेयरवेल टूर में इतनी सारी डिसअपॉइंटिंग चीज़ें हो गई हैं कि ठीक है, लाइफ भी ऐसी चलती है, तो जॉन सीना का फेयरवेल टूर भी ऐसे ही चल रहा है। मिस्ट्री अटैकर वाली स्टोरी लाइन की बात कर लेते हैं। तो जैसा हमको पता है कि सबसे ज़्यादा स्पेकुलेशन में अगर किसी बंदे का नाम है तो वो है ऑस्टिन थ्योरी का, और रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से भी कुछ बात आई है ऑस्टिन थ्योरी के बारे में, और वो ये है कि वो जो ओरिजिनल प्लान था ऑस्टिन थ्योरी को विजन वाली फैक्शन में लाने का, उसको लेके प्लान ये था कि क्योंकि पॉल हेमन ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं, तो उस वजह से कोई तो एक ऐसा बंदा है जिसको पिनफॉल खाने पड़ेंगे। तो एक तरीके से वो रोल ज्यादा ऑस्टिन थ्योरी को मिलना था अगर वो विजन वाले ग्रुप का पार्ट होते। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसके बाद अब ये जो पूरा स्टोरी लाइन की बात है कि विजन में ऑस्टिन थ्योरी को आना चाहिए था, इसके लिए मुझे खुश होना चाहिए ऑस्टिन थ्योरी के लिए कि भैया चलो बंदे को एटलीस्ट जो अभी हो रहा है उससे तो बेटर ही है, या फिर ये सोचना चाहिए कि वो बेटर भी क्या ही था, कि अगर बंदे को एक तरीके से तुम बीच में मोहरा बना के बीच में डाल रहे हो कि अच्छा इसको तो पिन करवाने के लिए डाल देंगे ताकि ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को प्रोटेक्ट किया जा सके। भाई सही में अगर विंस मैकमैन होते तो अभी ये जो ऑस्टिन थ्योरी की हालत है वो ये तो बिल्कुल भी नहीं होती, उल्टा में भी हो सकता था अब तक एक वर्ल्ड चैंपियनशिप आ जाती है ऑस्टिन थ्योरी के पास। तो पता नहीं अगर ओरिजिनली आना भी था ऑस्टिन थ्योरी को इस वाले विजन पार्ट में, तो क्या इस तरीके से आना उनका सही भी था। ऐसा तो होता है देखो कि आप पिनफॉल लेते हो, ब्रॉनसन रीड के भी हुए ही हैं, लेकिन अगर इस ही नजरिए से उनको आप लेके आ रहे हो, इस विजन के साथ लेके आ रहे हो, तो शायद ऐसे विजन में आना ऑस्टिन थ्योरी के फ्यूचर के विजन के लिए तो अच्छा नहीं था। देखो फिर फाइनली मेल्जर चिचा की भी जो रेटिंग है वॉर गेम्स के लिए वो आ चुकी है। आप बताना आपको ये रेटिंग कैसी लगी। तो वो सारे मैचेस को रेट करते हैं। विमेंस वॉर गेम्स वाला उसको 2.75, मुझे लगता है शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती थी। फिर यहाँ पे डोमिनिक वर्सेस जॉन सीना का मैच 3.25, आई थिंक इसको ओके ही बोलेंगे, और मैंने तो बोला कि अब जॉन सीना के मैचेस के बारे में इतनी मैं कंप्लेंट करने नहीं वाला। फिर उसके बाद स्टेफनी वकैर वर्सेस निकी बाला 1.25, मेरे ख्याल से रेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। और फिर मेंस वॉर गेम्स मैच जो है उसको रेटिंग मिली है 4.25। तो अगर मेंस वॉर गेम्स मैच और विमेंस वॉर गेम्स मैच को देखोगे तो मेरे ख्याल से जो वो तो स्टार पावर थी मेंस वॉर गेम्स मैच में ज़्यादा, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है। लेकिन शायद अगर आप मैच के प्रोड्यूस होने की बात करो तो विमेंस वॉर गेम्स वाला बेटर था। बट ये थी डेव मेल्जर की रेटिंग सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए। आपको क्या लग रहा है इसमें किस मैच को कम मिल गई रेटिंग और किस मैच को ज़्यादा मिल गई? और फाइनली हम बात करते हैं रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के बारे में। तो अब मुझे लग रहा है कि ऑफिशियली हम लोग उस टाइम में एंटर कर चुके हैं जब एक दिन कुछ और बात आती है डर्ट शीट्स की तरफ से, और उसके अगले दिन जो बात है वो पूरी चेंज हो जाती है। तो डेव मेल्जर ने ही बोला है ये कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बारे में, जो कि अभी कुछ टाइम पहले वो बोल रहे थे कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए इनका मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है एट रेसलमेनिया। लेकिन अब जो उन्होंने रिवाइज करके बात बोली है वो ये है कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच तो होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई अगले साल की रेसलमेनिया के लिए ही करे। ये बोलना थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। और बीच में उन्होंने सेथ रॉलिंस का भी बोला कि उन्होंने भी बोला है कि उनको भी रेसलमेनिया के मैच में फीचर होना है, क्योंकि अब हमको लग रहा है क्लियर कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया से पहले क्लियर हो जाएंगे और वो एक मैच में compete कर सकते हैं। तो अगर सेथ रॉलिंस भी इस एंगल में आ रहे हैं तो फिर क्या जो मैच है वो रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस हो सकता है, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स हो सकता है, या फिर रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमको ये भी समझना पड़ेगा कि सेथ रॉलिंस का जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, अभी वो विजन के साथ अपना जो उनका हिसाब किताब है वो चुकता करना बाकी है, क्योंकि उन्हीं के मारने की वजह से हमने देखा था कि सेथ रॉलिंस की अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो स्टोरी लाइन है उससे छुट्टी हुई पड़ी है। बाकी बैठक इवेंट के बारे में जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा उधर। और इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।